Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, आज का हमारा वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और हिस्ट्री में बात करी जाए तो हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया था। आज का जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसका नाम है, आज का वीडियो हमारे दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है जिसका नाम है वैदिक संस्कृति, ठीक है। वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक काल बोला जाता है, आर्य संस्कृति भी बोला जाता है, वैदिक सभ्यता भी बोला जाता है। इनके इतने सारे नाम क्यों हैं अभी बताएंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो समाप्ति कैसे हुई। तो देखिए, माना जाता है कि जो नदियाँ थी उनमें बाढ़ आ जाने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी कैसे जलमग्न हो गई और जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। और उसके बाद जिस सभ्यता का हमारे भारत में विकास होता है वो कौन सी सभ्यता है, वो है वैदिक संस्कृति, ठीक है। जिसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है या आर्य संस्कृति कहा जाता है या फिर वैदिक काल कहा जाता है। अब ये समझते हैं कि जो इतने डिफरेंट नेम हैं इस काल के या इस सभ्यता के क्यों हैं। देखिए, जो वैदिक काल है ना, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है या बोल सकते हैं वैदिक साहित्य से मिलती है। वैदिक साहित्य का मतलब क्या हुआ? वही चारों वेद, ठीक है। तो जो हमारे वैदिक सभ्यता हमारी है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है वेदों से, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा गया। इस टाइम पीरियड को वैदिक काल कहा गया, यानी इस काल को क्या कहा गया? वैदिक काल कहा गया। और जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा गया, ठीक है। और आर्य संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पूरी की पूरी सभ्यता है वो आर्य से संबंधित है, ठीक है। आर्यों की संस्कृति से संबंधित है, इसलिए इसको आर्य संस्कृति भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये हुए इनके सारे नाम क्यों रखे गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे आर्य संस्कृति की बात आती है तो आर्य मतलब क्या होता है? तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। सबसे पहले आर्य के बारे में बात कर लेंगे फिर इधर आएंगे, ठीक है। देखिए, आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है। अब देखिए, अब आर्य का मतलब जान लिया तो दिमाग में आता है कि ये आए कहाँ से थे। तो देखिए, कहने का मतलब इनका मूल स्थान क्या था। इनका मूल स्थान जो है उसमें कई सारे जो विद्वान हैं ना उसमें मतभेद है, ठीक है। जो आर्यों का मूल निवास स्थान है उसमें कई सारे विद्वानों में मतभेद है। उनमें से 3 विद्वान हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो 3 कौन कौन से हैं? तो वो पहला है मैक्स मूलर, ठीक है। पहले कौन से हैं? मैक्स मूलर। इनके अकॉर्डिंग आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो इनके अकॉर्डिंग है मध्य एशिया। यानी मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग, यानी मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य आए थे यानी कि मूल निवास स्थान इनका कहाँ था? तो वो था मध्य एशिया, ठीक है। दूसरी बात करी जाए, दूसरे हैं दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। इनकी बात करी जाए तो इन्होंने क्या कहा था कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो बताया तिब्बत, ठीक है। यानी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत है, ठीक है। आगे बात करी जाए, आगे है बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा जो आर्य हैं इनके मूल निवास स्थान के बारे में? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो आर्य हैं इनका मूल स्थान क्या है? तो वो है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव एक बार देख लेते। देखिए, ये हमारा क्या है? ग्लोब है, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए ये ग्लोब है। ग्लोब में जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और ये साउथ पोल है। कहने का मतलब इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। जो ये बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? तो वो आए थे उत्तरी ध्रुव से, यानी कि यहाँ नॉर्थ पोल से आए थे, ठीक है। ये हुई 3 बातें किससे संबंधित? आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में मैंने बताया कि 3 विद्वान हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उनमें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने क्या कहा कि आर्य का मूल स्थान क्या है? आर्यों का मूल स्थान है मध्य एशिया। दूसरे कौन से हैं? तो दूसरे आते हैं दयानंद सरस्वती, जिनके अकॉर्डिंग क्या है? इन्होंने बताया कि
आर्यों का मूल स्थान तिब्बत है, ठीक है। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्होंने कहा कि जो आर्यों का मूल स्थान है वो क्या है, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब देखिए इतने सारे जो 3 लोग यहाँ पर हैं, कई सारे जो भी विद्वान हैं उसमें मतभेद है, लेकिन जो 3 है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन तीनों में से जो सबसे सर्वमान्य जो मूल निवास स्थान माना गया है, जिसमें कई सारे इतिहासकार सहमत हैं, वो है मैक्स मुलर का मध्य एशिया वाला, ठीक है। यानी मैक्स मुलर ने जो बताया कि मध्य एशिया से आए थे आर्य, ये सबसे सर्वमान्य निवास स्थान माना गया है किसका, आर्यों का, ठीक है। अब जब ये सर्वमान्य माना गया है तो हम भी मान लेते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया से आके गए कहाँ, तो गए कहाँ, हमारे भारत में आए थे। भारत में सबसे पहले कहाँ रुके, तो भारत में सबसे पहले पंजाब एंड पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर ये लोग रुके थे, ठीक है। अब पहले तो बटा नहीं था हमारा भारत कि नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब बट गया, और ये पहले की बातें हैं ना। तो उस टाइम जब आर्य आए थे हमारे भारत में तो सबसे पहले कहाँ पर रुके थे, यानी कहाँ पे बसे थे, तो वो था पंजाब एंड अफगानिस्तान, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो पूरी सभ्यता थी ये कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण मतलब गांव वाली, ठीक है। ये कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी थी, नगरीय थी, कहने का मतलब शहरी थी। तो एक बार दिमाग में आता है ना कि ये तो क्रम उल्टा है, देखा जाए वो नगरीय है, ये ग्रामीण है, जबकि रियलिटी में देखा जाए ओरिजिनल रूप से तो पहले ग्रामीण होनी चाहिए, उसके बाद विकसित हुई तो वो शहरी हो गई, ऐसे होना चाहिए ना। लेकिन देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो साहित्यिक स्रोत जो मिले हैं ना वो पढ़े नहीं जा सके। लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सके, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखी गई। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है इसके जो भी साहित्यिक स्रोत मिले हैं वो पढ़े जा सके हैं, और तो इस वजह से इसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। तो इस वजह से थोड़ा सा क्रम बेशक उल्टा है सभ्यता के अकॉर्डिंग कि ग्रामीण और नगरीय, लेकिन अगर हम साहित्यिक स्रोत के आधार पे देखते हैं तो यहाँ की लिपि पढ़ी भी जा सके, और लिपि तो है ही तभी तो पढ़ी जा सकी। और वहाँ अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करी जाए तो वहाँ लिपि तो थी लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। जो भी पुरातात्विक स्रोत थे उसी के आधार पे पूरी जानकारी इकट्ठा करी गई। वो किसके अंतर्गत है, आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत है, और ये किसके अंतर्गत है, तो ऐतिहासिक के अंतर्गत है। आपको समझ में आया होगा कि ये जो है ये ग्रामीण सभ्यता बेशक है, लेकिन जो क्रम है वो देखने में उल्टा है, लेकिन ठीक है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं, जो आर्य थे उनके सामाजिक संरचना कैसी थी, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो आर्य की सामाजिक संरचना थी उसमें ना टोटल कितने पाँच इकाइयाँ थी। अब वो 5 इकाइयाँ कौन कौन सी है तो उनको देख लेते हैं। देखिए जो सबसे छोटी इकाई थी सामाजिक संरचना की, सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, कुल यानी परिवार जिसे कहते हैं। और कई सारे परिवार मिलकर क्या बनाएंगे, गांव बनाएंगे। तो दूसरी कौन सी है, गांव है, ठीक है, यानी ग्राम में जिसे बोलते हैं। फिर कई सारे गांव मिलकर क्या बनाएंगे, विश्व बनाएंगे, कहने का मतलब कई सारे गांव मिलकर जिला बनाएंगे। तो यहाँ पर जिला को क्या कहा गया है, विश्व कहा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कई सारे जिला मिलकर क्या बनाएंगे, एक राज्य बनाएंगे। तो राज्य को यहाँ पर क्या कहा गया है, जन कहा गया है। और कई सारे जन मिलकर यानी कई सारे राज्य मिलकर क्या बनाएंगे, एक राष्ट्र बनाएंगे, यानी एक देश का निर्माण करेंगे। यहाँ पर राष्ट्र तो है, ये आपको समझ में आ गया कि कई सारे जन मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तो राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आर्यों की सामाजिक संरचना है उसमें टोटल कितनी इकाइयाँ थी, तो 5 इकाइयाँ थी। सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी, उसके बाद क्या था, ग्राम्य, उसके बाद क्या था, विश्व था, विश्व का मतलब जिला, ठीक है। और कई सारे जिला मिलकर किसका निर्माण किए, तो वो है जन का मतलब क्या है, राज्य, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुल या जो परिवार है उसके जो वरिष्ठ व्यक्ति थे उनको क्या कहा जाता था। तो जो कुल के वरिष्ठ व्यक्ति या परिवार के जो वरिष्ठ व्यक्ति होते थे उनको कुलपति कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था,
कुलपति, और दूसरे नाम में कुलप भी कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राम्य, जो गांव का मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था ग्रामीणी। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। आगे बात करें जाए विस के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो विस के मुखिया को विस्पति कहा जाता था, यानी जो जिले का मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? विस्पति कहते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिले को क्या कहा गया है? विस कहा गया है। आगे बात करी जाए राज्यों के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो राज्यों के मुखिया को राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन। इस प्रकार जो आर्यों की सामाजिक संरचना है इस प्रकार 5 इकाइयों में डिवाइड थी। पहली कौन सी थी? कुल। दूसरी कौन सी थी? गांव यानी ग्राम्य। उसके बाद कौन सी थी? विस यानी जिला। और उसके बाद कौन सी थी? उसके बाद थी जन। ठीक है, जो कुल का वरिष्ठ व्यक्ति होता था कुलपति कहलाता था, गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीणी बोलते थे, जो विस का होता था मुखिया उसको क्या बोलते थे? विस्पति बोलते थे, और जो जन का होता था उसको क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। सो आपको आर्यों की जो सामाजिक संरचना है वो समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जब मध्य एशिया से आर्य हमारे भारत में आए तो यहाँ आकर इनको संस्कृत की जानकारी थी, यानी ये पढ़े लिखे थे। ठीक है, इनको संस्कृत आती थी, संस्कृत की जानकारी थी। सो जब ये हमारे भारत में आए तो यहाँ पर लोगों को संस्कृत की जानकारी थी नहीं, तो इस आधार पर जो समाज था वो 2 वर्गों में डिवाइड हो गया। अब वर्ग कौन कौन से? तो एक था आर्य और दूसरा था अनार्य। आर्य किसे कहा गया? आर्य उन्हें कहा गया जिनको संस्कृत की जानकारी थी। अनार्य किसे कहा गया? तो जिनको संस्कृत की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो अनार्य और आर्य आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो आर्य थे यानी कि जिनको संस्कृत की जानकारी थी वो संस्कृत की शिक्षा देने लगे। किसको? अनार्य को देने लगे। तो इस हिसाब से आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहने लगे और जो अनार्य हैं उनको निम्न कुल का कहने लगे, यानी जो आर्य है अपने आप को श्रेष्ठ कुल का कहने लगे और जो अनार्य है अपने आप को, मतलब इनको क्या कहा गया? तो इनको कहा गया निम्न कुल का, और जिनको संस्कृत आती थी उनको क्या कहा गया? श्रेष्ठ कुल का कहा गया। सो आपको ये भाषा के आधार पर, यानी संस्कृत इनको आती थी, इसके हिसाब से समाज 2 भागों में डिवाइड हो गया, आर्य और अनार्य। आर्य को श्रेष्ठ बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि उनको संस्कृत की जानकारी थी, और जिनको नहीं थी उनको निम्न कुल का बोला गया। ठीक है, और ये लोग इनको क्या करने लगे? संस्कृत की जानकारी देने लगे, कहने का मतलब शिक्षा देने लगे। ठीक है, सो ये था आर्यों से संबंधित। अब आगे हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता में। देखिए, मैंने बताया वैदिक सभ्यता को वैदिक काल या फिर आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व, यानी जो वैदिक काल है ये कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला? तो ये है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था, जो कि सर्वमान्य टाइम पीरियड था, वो था 2750 से 1750। ठीक है, यहाँ पर वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब देखिए, जो वैदिक सभ्यता है ना, इसको ना थोड़ी विशेषताएं हैं जिनके आधार पे 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरी है उत्तर वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल में क्यों डिवाइड किया गया? देखिए, पूर्व वैदिक काल भी व्यवस्थित था, लेकिन इससे भी ज़्यादा व्यवस्थित कौन सा हो गया? उत्तर वैदिक काल हो गया। कुछ चीज़ों की खोज हुई जिसके कारण उत्तर वैदिक काल थोड़ा मॉडर्न हो गया। इस वजह से इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। किसको? वैदिक काल को। पहला कौन सा? पूर्व वैदिक काल, दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। अब बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की। देखिए, पूर्व वैदिक काल की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है ऋग वैदिक काल से। कहाँ से मिलती है? ऋग वैदिक काल से। और इस वजह से या इसलिए जो पूर्व वैदिक काल है इसको ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो जो पूर्व वैदिक काल है इसमें पूरा का पूरा हमें ऋग वैदिक काल ही पढ़ना है। ठीक है, सो मैंने बताया कि पूर्व वैदिक काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है ऋग वैदिक काल।
अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, यानी कि इसका टाइम पीरियड कितना है और इसका टाइम पीरियड कितना है। तो पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कहाँ कितने से कितने तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब देखते हैं, हमने दोनों को साथ रखा है और दोनों को साथ में पढ़ेंगे ताकि कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर देखे जाए करेक्टर हैं इनके, कहने का मतलब डिफरेंस है, वो हम साथ का साथ देखेंगे। उसके बाद जो वैदिक साहित्य मतलब जो वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैंने बताया वैदिक काल को उनके स्पेसिफिक करेक्टर के अकॉर्डिंग यानी कि विशेषता के अकॉर्डिंग क्या किया गया, दो भागों में डिवाइड किया गया। एक है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब बात करते हैं पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। तो पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड मतलब समय, ठीक है। तो समय कितना है पूर्व वैदिक काल का, वो है 1500 से कितना 1000 ईसा पूर्व। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या है, तो वो है, अब यहाँ 1000 तक चला था ये, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो हो गया ना पूरा 1500 से 600। देखो वैदिक सभ्यता जो है इसका टाइम पीरियड कितना है, 1500 से 600 ईसा पूर्व, और वो डिवाइड कर दिया गया पूर्व वैदिक काल का कितना हुआ, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और इधर बात करते हैं जब उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ का टाइम पीरियड क्या है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब आगे बात करते हैं दूसरी विशेषता क्या थी इन दोनों में जो अलग किया गया। तो देखिए, एक तो मैंने बता दिया कि जानकारी का स्रोत जो पूर्व वैदिक काल है उसकी जानकारी का स्रोत क्या है, तो वो है ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। और इसकी बात करें जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, तो इसकी जानकारी का स्रोत है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये सारे इसकी जानकारी के स्रोत हैं। आगे बात करते हैं जो पूर्व वैदिक काल है इसमें प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि यहाँ पर लोहे का ज्ञान नहीं था, इस वजह से यहाँ पे जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन। अब आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो था कृषि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोहे का ज्ञान इनको हो गया था, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए अब लोहे का ज्ञान हो गया तो कृषि करने लगे ये लोग, यानी कि हल वगैरह बनाने लगे, तभी तो कृषि किए होंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला कृषि से संबंधित लौह उपकरण का प्रमाण कहाँ से मिलता है। सबसे पहला कृषि से संबंधित लौह उपकरण यानी जो लोहे के उपकरण हैं, यानी जैसे हल वगैरह हो गए, इनका प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो कहाँ से मिला, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखिए कहाँ से मिला है, तो वो मिला है अतरंजी खेड़ा है, ठीक है, अंत नहीं है, अतरंजी खेड़ा है, ठीक है। ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के आसपास का एरिया है, ठीक है। जो सबसे पहले कृषि से संबंधित लौह उपकरण का प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है, तो अतरंजी खेड़ा से मिला है, ठीक है। और देखिए लोहे का प्रयोग हुआ ना, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए गए थे। वो शब्द थे लौह अयस और दूसरा शब्द या फिर कृष्ण अयस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ पर लोहे को दूसरे नाम से बोला जाता था, वो नाम क्या है, लौह अयस, या क्या बोला जाता था, दूसरा क्या नाम है इसका, कृष्ण अयस, ठीक है, कृष्ण अयस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर कृषि वगैरह ये करते थे तो कुछ ना कुछ खाद्यान्न भी तो होंगे, खाद्यान्न फसलें भी तो होंगी, तो वो कौन कौन सी थी वो देखते हैं। जिनका प्रमाण कहाँ से मिलता है, प्रमाण मिलता है यजुर्वेद से, ठीक है। जो खाद्यान्न वगैरह हैं इनका प्रमाण मिलता है यजुर्वेद से। अब देखते हैं वो खाद्यान्न कौन कौन से थे कृषि के। देखिए पहला क्या मान लीजिए यव है, ठीक है। यव मतलब जौ का प्रमाण मिला है, ब्री मतलब धान का प्रमाण मिला है, माड़ मतलब उड़द का प्रमाण मिला है, और गुदग मतलब मूंग का प्रमाण मिला है। गोधूम तो आप समझ रहे होंगे, गोधूम का मतलब होता है गेहूं, तो गेहूं का प्रमाण मिला है। आगे बात करें जब मसूर की जो दाल है उसका प्रमाण मिला है। तो कौन कौन सी चीज़ों का प्रमाण मिला है, जौ यानी यव, ब्री यानी धान, गोधूम मतलब गेहूं, और
माड़, माड़ मतलब उड़द, ठीक है। उड़द का गुदक मतलब मूंग और मसूर, इन सब के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? यजुर्वेद से मिले हैं, ठीक है। ये चीज़ भी दूसरा अंतर इसका हुआ कृषि से संबंधित, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे वो थे इंद्र। कौन थे? इंद्र थे। और यहाँ उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता थे प्रजापति। कौन से थे? प्रजापति। अब देखिए यहाँ पर सर्वाधिक जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा, ठीक है। जो पूर्व वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे और सर्वाधिक प्रिय पशु घोड़ा था। और यहाँ बात करी जाए तो देवता कौन से थे? प्रजापति, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो पूर्व वैदिक काल है यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? व्यवसाय आधारित थी। अब सोचिए कितना अच्छा था। आज के टाइम पीरियड से देखा जाए तो जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे वो ज़्यादा समझदार थे, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है यानी जो जाति वगैरह है ना, ये किस आधार पर थी? तो वो थी व्यवसाय के आधार पे। और कितने वर्गों में ये जाति डिवाइड थी? तो वो 4 थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण किसे कहते थे? यानी व्यवसाय आधारित था, तो समझ लेते हैं कि ब्राह्मण किसे कहा जाता था? तो जिनको वेदों का ज्ञान था उनको ब्राह्मण कहा जाता था। जो योद्धा थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। जो व्यापार करते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था वैश्य। और जो श्रमिक थे उनको शूद्र कहा जाता था, ठीक है। और आज के ज़माने में आज के टाइम पीरियड पे देखा जाए तो शूद्र का मतलब कुछ और ही होता है ना। लेकिन जो पूर्व वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय आधारित थी। और जिसमें कितने भागों में ये वर्ण व्यवस्था डिवाइड थी? तो 4 भागों में थी। पहली कौन सी थी? तो ब्राह्मण, यानी जिनको वेदों का ज्ञान था उनको ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। और जो लोग योद्धा थे उनको क्षत्रिय कहा गया। और जो व्यापार करते थे उनको क्या कहा गया? तो वैश्य कहा गया। जो श्रमिक थे उनको शूद्र कहा जाता था, ठीक है। तो ये हुआ ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में। अब इधर आते हैं उत्तर वैदिक काल में। ये धीरे धीरे जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है ये इसी से संबंधित है। प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है? यही कि वंश जाति आधारित, कहने का मतलब जन्म आधारित, ठीक है। कुल आधारित जाति है ना। यहाँ पे बात करें तो जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसी हो गई? तो वो हो गई जन्म आधारित, है ना। जन्म आधारित का मतलब समझ रहे हैं ना? जन्म आधारित मतलब कुल आधारित, जो जिस कुल में पैदा हुआ वो उसी जाति का है ना। ये है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर जो पूर्व वैदिक काल है यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो सरस्वती नदी है उसको सबसे महत्वपूर्ण नदी और पवित्र नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यानी ऋग वैदिक काल में जो सरस्वती नदी है उसको सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता था और साथ में सबसे पवित्र नदी माना जाता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई आज के वैदिक काल के जो आज पहली क्लास है उससे संबंधित। एक बार फिर से पूरा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? वैदिक साहित्य से मिलती है। इसी वजह से वैदिक साहित्य का मतलब वेद, ठीक है। जितने चारों वेद हैं उन्हीं को कहा जाता है वैदिक साहित्य, ठीक है। अब वैदिक साहित्य यानी वेद से जानकारी मिलने के कारण इसको वैदिक सभ्यता कहा गया, वैदिक काल कहा गया, टाइम पीरियड। उसके बाद वैदिक संस्कृति भी कहा गया। दूसरा नाम इसका है आर्य संस्कृति। आर्य क्यों कहा गया? क्योंकि जो वैदिक काल है पूरी की पूरी संस्कृति जो है वो आर्य से संबंधित है, इस वजह से इसको आर्य संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उसका मतलब होता है श्रेष्ठ। अब आगे आर्य से संबंधित और आगे नेक्स्ट बात करते हैं आर्य से रिलेटेड, तो वो है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। तो इसमें विभिन्न जो विद्वान हैं उसमें मतभेद है, लेकिन 3 लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले आ जाएंगे मैक्स मूलर जिन्होंने क्या कहा? मध्य एशिया। दूसरे आ जाएंगे कौन से? तो दूसरे हैं दयानंद सरस्वती जिन्होंने क्या कहा? तिब्बत। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने क्या कहा? उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो इन तीनों में से जो सबसे सर्वमान्य मूल निवास स्थान माना गया है आर्यों का वो है मध्य एशिया। अब मध्य एशिया से आते हैं तो कहाँ आते हैं? हमारे भारत में इनका आगमन होता है। भारत में
सबसे पहले ये कहाँ बसते हैं? तो पंजाब और पंजाब एंड अफगानिस्तान। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी यानी शहरी थी। यहाँ बात करते हैं इनके जो सामाजिक संरचना थी वो कैसी थी? तो 5 भागों में डिवाइड थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी या परिवार, जिसका जो वरिष्ठ व्यक्ति होता था कुलपति कहलाता था या कुलप कहा जाता था। उसके बाद कई सारे कुल मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम में बनाते हैं यानी गांव बनाते हैं, और गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीण कहलाता था। कई सारे गांव मिलकर क्या बनाते हैं? एक जिला बनाते हैं। जिला को यहाँ क्या कहा गया? विस कहा गया, जिसका मुखिया क्या कहलाता था? विस्पति कहलाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं कई सारे जिले मिलकर क्या बनाते हैं? राज्य बनाते हैं। राज्य को यहाँ पर क्या कहा गया? जन कहा गया, और जन के मुखिया को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। और कई सारे जन मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, कहने का मतलब देश का। ये हुई आर्यों की सामाजिक संरचना। आगे मैंने क्या बताया? तो आर्य जब हमारे भारत में आए तो इनको ना संस्कृत की जानकारी थी। ये जब हमारे भारत में आए तो यहाँ पर लोगों को संस्कृत की जानकारी नहीं थी। इस आधार पर जो समाज था 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक आर्य और दूसरा अनार्य। आर्य उन्हें कहा गया जिनको संस्कृत की जानकारी थी, अनार्य उन्हें कहा गया जिनको संस्कृत की जानकारी नहीं थी। आर्य जिनको संस्कृत की जानकारी थी वो अनार्य को संस्कृत भाषा सिखाने लगे। जो आर्य थे उनको श्रेष्ठ कुल का बोला जाने लगा, और जो अनार्य थे उनको निम्न कुल का बोला जाने लगा। तो ये हुआ आर्य और अनार्य से रिलेटेड बात। आगे मैंने बताया कि जो वैदिक काल है उसको ना 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है विशेषता के आधार पे। तो वो विशेषताएं मेनली जो डिफरेंस है मुख्यतः वो क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात ये है कि वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? तो वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा है? पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कौन सा? उत्तर वैदिक काल। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। कहने का मतलब ओवरऑल पूर्व वैदिक काल में हमें क्या पढ़ना है? ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इधर बात करें उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनसे मिलती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था, उसका कारण क्या था? लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था कृषि, उसका कारण लोहे का ज्ञान था। तो आपको इससे दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो वैदिक काल है यहाँ पर लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो वो था कृषि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोहे का ज्ञान इनको हो गया था, यहाँ पर नहीं था। इस वजह से इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। अब देखिए दूसरी बात हमें यहाँ ये याद रखनी है कि जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पर लोहे को किसी और नाम से जाना जाता था। वो नाम क्या है? उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया लोहे के लिए वो था लौह अयस्क या कृष्ण अयस्क। अयस्क ने अयस, ठीक है, कृष्ण अयस्क बोला जाता था। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे क्या है? इसी कृषि से संबंधित है कि सबसे पहले जो खेती से संबंधित लौह उपकरण का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो अतरंजी खेड़ा यमुना और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र का एरिया है। ठीक है, वहाँ पर अतरंजी खेड़ा पड़ता है जहाँ पर सबसे पहले लौह उपकरण का प्रमाण मिलता है। ठीक है, खेती से रिलेटेड। आगे बात करी जाए अब उसके बाद कौन कौन से खाद्यान्न थे जिनका प्रमाण मिलता है यजुर्वेद से? तो वो खाद्यान्न थे जौ हो गया, गेहूं था, धान था, और उसके बाद उड़द है, मसूर है। इन सब की जानकारी मिलती है किससे? तो यजुर्वेद से। ठीक है, यहाँ से प्रमाण मिलता है। अब आगे बात करें जो मैंने बताया कि जो ये उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल है यहाँ पर जो सबसे प्रमुख यानी कि प्रिय देवता थे वो थे इंद्र। और इधर बात करी जाए तो देवता कौन से थे? वो थे प्रजापति। यहाँ पर पशु की बात करी जाए यानी कि जो ये ऋग वैदिक काल है यहाँ पर सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। आगे बात करी जाए ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? व्यवसाय आधारित थी। और इधर उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित थी यानी कुल आधारित थी। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था
व्यवस्था थी कितने भागों में डिवाइड थी? 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण किसे कहा गया? जिनको वेदों की जानकारी थी, जो योद्धा थे, यानी जैसे प्रेजेंट टाइम पे हमारी आर्मी है ना, तो उनको क्या कहा गया? उनको क्षत्रिय कहा गया। और जो व्यापार करते थे उनको वैश्य कहा गया। जो श्रमिक थे उनको क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर कैसी थी, तो यहाँ पर जन्म आधारित हो गई थी वर्ण व्यवस्था। आगे बात करें जाए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा है कि जो ऋग वैदिक काल है वहाँ पर सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी और दूसरी चीज़ सबसे पवित्र नदी माना जाता था। ये था हमारा आज का वीडियो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे जो हमारे वैदिक साहित्य है उनके बारे में, यानी वेदों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं? टोटल 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, और उपनिषद, आरण्यक और ये सारी चीज़ें जो हैं सबके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा? यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, ठीक है, आप वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।